गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं यार अहमद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से होंगे और लगे होंगे अपने मकसद को सार्थक करने के लिए। तो चलिए हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के उसी वे में जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हम अपने लेक्चर को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे। आज हम लोग जो है हम लोगों ने अब तक जो चर्चा किया संविधान के भाग 3 पर चर्चा कर लिया था। तो हम लोगों ने भाग 3 पे चर्चा कर लिया था। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व पर चर्चा करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वह नीति निर्देशक होगा, नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान में जो क्या है कि जब हमारा संविधान जब बना तो उस समय जो प्रक्रिया थी, संविधान बनी, उसके बाद जो सिचुएशन थी हमारे देश की वह क्या थी, वह बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थी। तो उसे जो है उससे आवश्यकता पैदा हुई कि कुछ ऐसे अधिकार जो हैं सुनिश्चित किए जाएं, जो मूल अधिकारों के अतिरिक्त कुछ ऐसे अधिकार, ऐसे कुछ कार्य किए जाएं जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए और उसे सुदृढ़ बनाया जाए। तो उसी को जो है कार्यान्वित करने के लिए, उसी को संचालित करने के लिए जो है नीति निर्देशक सिद्धांत को क्या किया गया, लागू किया गया। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमारे बनाए गए, इसमें क्या है, इसमें यह है कि हमारे समाज में जो आर्थिक असमानता थी, जो सामाजिक असमानता थी और जो हमारे समाज का जो पिछड़ापन था, उन सब दूरियों को, उन कमियों को जो है पाटने के लिए राज्य के लिए सुनिश्चित किया गया कि एक ऐसा जो है कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जो हमारे जो है राज्य के लोगों के लिए जो है हितकारी हों। और ये जो नीति निर्देशक तत्व बनाए गए, इनका जो है आधार क्या था, इनका जो आधार था वह इनके मुख्य रूप से 3 आधार थे। से सामाजिक आधार, दूसरा जो है गांधीवादी आधार था और तीसरा जो है थोड़ा सा जो है वो लोकतांत्रिक जो है इसमें अधिकार था, व्यवहार था। तो ये 3 व्यवहार जो थे ये इसमें दिखाई देते हैं। और जो नीति निर्देशक तत्व है, सबसे पहले ये जान लें कि नीति निर्देशक तत्व जो है या हमारे संविधान के भाग 4 में आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 तक है। तो इसका जो है 36 से 51 तक जो है इसका जो है इसमें वर्णन किया गया है और इसमें इसकी चर्चा की गई है। तो जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं, ये नीति निर्देशक तत्व जो हैं, इनको जो है संविधान में जो है ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि जिससे इन्हें लागू करने के लिए राज्य सरकार को विवश होना पड़े, अर्थात जनता इसे लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाए और न्यायालय में जाकर या दबाव बनाए या याचिका दाखिल करे कि जो है ये नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको जो है फॉलो करने के लिए सरकार क्या करे, विवश हो। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, एक तरीके से मान के चलिए कि जो राज्य सरकार हमारी है या जो हमारे राज्य हैं उनको जो है अतिरिक्त पावर प्रदान करता है, या राज्य की मंशा पर है वह उसे किस तरीके से क्रियान्वित करेगा और किस तरीके से लागू करेगा। तो इसमें जो है एक जो है बहुत ही जो है कथन जो है निकल के आता है, बहुत ही फेमस कथन है। तो केटी शाह के रूप में केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा था कि यह जो है बैंक का वह चेक है जो अपनी सुविधा के अनुसार भरा जाएगा। उनके कहने का तात्पर्य था कि नीति निर्देशक तत्व ऐसा है कि यह अपनी सुविधा के अनुसार ही लागू किया जाएगा। अगर राज्य को, अर्थात राज्य सरकार के कार्य अधिकारियों को या जो है सुनिश्चित, अगर उन्हें जो है सुनिश्चित होगा तभी ये जो है अधिकार को लागू करेंगे, अर्थात उनको लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और वह जो है इस वे में अपनी इच्छा अनुसार या जो है बिना दबाव के जो है कार्य करेंगे। तो इसमें जो है नीति निर्देशक तत्व में आप देखेंगे जैसे कि हमारे समाज में आज पोषाहार का जो वितरण है और जो हमारे जो राजनयिक संबंध होते हैं, जो हमारे जो है पंचशील सिद्धांत थे, हमारे जो तमाम तरह के जो है, जैसे अभी ले लीजिए, हाल ही में ले लीजिए कि जो एक तरीके से देखेंगे आप तो जो है कृषि, पशुपालन, मत्स्य व्यापार, मत्स्य पालन, ऐसी सुविधाएं जो हैं
जो दी जाती हैं वो जो है नीति निषेध तत्व के सिद्धांत पर ही क्या करती हैं, कार्य करती हैं। तो उसमें साफ साफ जाहिर होता है कि नीति निषेध इसलिए बनाए गए थे कि जिससे समाज का उत्थान हो सके, उसमें पिछड़ों का और जो है सामाजिक रूप से पिछड़ों का, आर्थिक रूप से पिछड़ों का क्या है, कल्याण किया जा सके। तो उसी लिए जो है ये लाए गए और समय समय पर तमाम योजनाएं, जैसे मान लीजिए पोषाहार की व्यवस्था और शिशुओं की देखभाल की व्यवस्था, और जो है शिशु और जच्चा बच्चा जो ये सब आते हैं, इसके अंतर्गत जो आते हैं, ये सब इन सब की जो व्यवस्थाएं होती है वह जो है सरकार के द्वारा जो है इसमें जो की जाती है वो जो नीति निषेध तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं सबको समाज के हित और भलाई के लिए जो कार्य जो राज्य के द्वारा जो संविधान में वर्णित नहीं है और उन्हें जो उनको सुनिश्चित किया जाता है जनता के लिए, उसी पर बात जो है की गई है। तो हम आप देखेंगे आगे चलते हुए हम देखेंगे, जैसे कि स्क्रीन पे लिखा गया है। तो भाग 4 में हम देखेंगे, भाग 4 में जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण जो है, बहुत महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, उन्हें याद करना बहुत जरूरी है। और ये आर्टिकल बहुत बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। मैं बताऊंगा कि कौन सा आर्टिकल है जो बार बार रिपीटेड होता है, आपको उसे किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। चलिए देखते हैं, हम चर्चा कर रहे थे राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में। तो राज्य के नीति निषेध तत्व जो हैं, उसमें सबसे पहले आर्टिकल जो है 38 में, 36 जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, 37 में यही कहा गया है कि राज्य जो है किसी राज्य को किसी न्यायालय में बाध्य नहीं किया जा सकता नीति निषेध तत्व लागू करने के लिए। तो 37 जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 38 जो है या जो है महत्वपूर्ण है। इसमें जो है राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करे जिससे लोक अभिवृद्धि, नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास जो है सुनिश्चित किया जा सके। तो राज्य, इसमें कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करे, राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करे जिससे जो है लोक अभिवृद्धि हेतु नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास हो सके। राजनीतिक विकास ऐसी जो है व्यवस्था सुनिश्चित करे जिससे नागरिकों का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्या हो, आर्थिक जो है विकास क्या किया जाए, सुनिश्चित हो सके। तो ऐसी व्यवस्था लागू करने की बात जो है आर्टिकल 38 में कही गई है। अब चलिए हम देखते हैं आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 जो है इसमें 3 भागों में इसको जो है कैटेगराइज किया गया है। इसको जो है 39 का 39 खा जो इंपॉर्टेंट है, 39 का 39 खा अर्थात 39A, 39B, 39C में कैटेगराइज किया गया है। जो पूछे जाने वाले हैं वो हैं 39 का में कहा गया है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क सहायता, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता और जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। तो 39 का में जो राज्य होगा वह जो है सामान्य न्याय, एक तरीके का न्याय की व्यवस्था और जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर वर्णों के लिए क्या करेगा, वह निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की निःशुल्क शिक्षा की क्या करेगा, व्यवस्था करेगा राज्य। और समान कार्य हेतु समान वेतन का भी क्या करेगा, प्रावधान करेगा, नियम बनाएगा, कानून बनाएगा। अब चलिए हम आगे देखते हैं जो 39 खा है उसमें साफ साफ कहा गया है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा वितरण, सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण, सार्वजनिक जो है धन का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से किया जाए। जो सार्वजनिक धन होगा और उसके धन और उसके स्वामित्व का जो है, उसके धन और उसके स्वामित्व का नियंत्रण इस प्रकार से किया जाए जो सार्वजनिक वितरण हेतु क्या हो, उत्तम साधन बन सके। जो सार्वजनिक वितरण हेतु क्या बन सके, उत्तम साधन बन सके। इस तरीके से उसका जो है नियंत्रण किया जाएगा। अब चलिए 39 गा जो है वो कह रहा है धन का समान वितरण, धन का समान वितरण
इसमें जो है ये बहुत कम बार पूछा गया है, ये लगभग इस पे जो है अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन और चीज़ें जो हैं वो एग्जाम में ऊपर कहीं ना कहीं देखने को मिली हैं। अब इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चलेंगे जो कई बार पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया है सॉरी। चलिए देखते हैं, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य सुनिश्चित करे कि ग्राम पंचायतों का क्या हो, एक संगठन हो और संगठन के माध्यम से ग्राम के विकास हेतु जो है कार्य किया जाए। अब चलिए देखिए, अब आर्टिकल 41 की बात होती है। आर्टिकल 41 में साफ साफ कहा गया है कि कुछ दशाओं में कार्य, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो कुछ दशाएं ऐसी कौन सी दशाएं हैं, जब आपको शिक्षा और लोक सहायता तथा काम शिक्षा लोक सहायता प्राप्त करने का क्या है, जो अधिकार है उसको क्या किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। तो यह जो है आर्टिकल 41 में कहा गया है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 42 को देखेंगे। अनुच्छेद 42 जो है काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता। अब ये पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रसूति सहायता जो है वो जो है किस अनुच्छेद में या किस भाग में दिया गया है, संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो प्रसूति सहायता जो है वो भाग 4 में, सबसे पहले यहाँ स्क्रीन पे लिख देना थोड़ा ठीक होगा कि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये भाग 4 की चर्चा कर रहे हैं, भाग 4 की आर्टिकल 36 से जो है 51 तक। तो जो है प्रसूति सहायता की जो बात की गई है वह बात की गई है अनुच्छेद 42 में, अर्थात नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 42 में जो है चर्चा की गई है, प्रसूति सहायता की चर्चा की गई है। इसमें राज्य को क्या होगा, राज्य जो है ऐसी व्यवस्था करे जिससे प्रसूति सहायता अर्थात क्या है, जो मैंने जच्चा बच्चा वाला बताया था, उस पे जो है कार्य करें और उसको जो है थोड़ा क्या करें, उसको आसान बनाएं। चलिए देखते हैं हम। उसके बाद अनुच्छेद 43 जो है वो कह रहा है कुछ कामगार ऐसे होते हैं से कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें कार्य के समय निर्वाचन और मजदूरी एवं कुटीर उद्योग, कार्य करने वाले कामगारों को निर्वाचन करने की सुविधा हो, अर्थात उन्हें मत देने का, जब चुनाव हो तो उस समय क्या हो, मत देने का, और जो है उनकी मजदूरी सुनिश्चित हो, और कुटीर उद्योग हैं, छोटे छोटे जो उद्योग हैं उन्हें जो है बढ़ाने का क्या करे, प्रोत्साहन करे। यह जो है आर्टिकल जो है 53 में कहा गया है। चलिए ठीक है, तो देखते हैं हम अगला जो देखते हैं टर्म्स, जो अनुच्छेद 44 है। अनुच्छेद 44 कह रहा है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। ये जो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है, हमने जैसे बताया था कि इसे जो है 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, एक सामाजिक सिद्धांत, एक गांधीवादी सिद्धांत और लोकतांत्रिक सिद्धांत जो किया गया था। वो लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत ये जो है ये आता है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। जो भारत का नागरिक है उसे समान सिविल संहिता पाने का क्या हो, उपबंध किया जाए, अर्थात उसे प्राप्त कराया जाए। चलिए देखते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है टर्म आता है, यह भी इम्पोर्टेंट है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। लेकिन यह जो टर्म आने वाला है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए आर्टिकल 46 जो कह रहा है वो कह रहा है एससी एसटी अर्थात जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और
अर्थ संबंधी, अर्थ क्या है, अर्थ अर्थात मनी, तो उनके जो है आमदनी का जरिया अर्थात उनके जो है जीविका चलाने हेतु जो है वो जो आमदनी का जरिया जो है उनके जो है अर्थ की हितों की जो क्या है अभिवृद्धि करे। ये जो है कहाँ कहा गया है, ये आर्टिकल जो है 46 में कहा गया है और ये इंपॉर्टेंट है। और जो आपका आता है अनुच्छेद 47, यह कह रहा है कि पोषाहार स्तर मैंने अभी कहा था जो आंगनबाड़ी के माध्यम से पोषाहार पुष्टाहार चलाए जा रहे हैं कार्यक्रम, ये ऐसे कार्यक्रम नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही आते हैं, इनका जो संविधान में कहीं लेखा जोखा नहीं मिलता है। तो चलिए देखें हम, तो पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और स्वास्थ्य सुधार के प्रति राज्य का क्या हो, उत्तरदायित्व हो। ऐसा जो है उत्तरदायित्व हो कि राज्य जो है वो पोषाहार संबंधी और जीवन के स्तर में सुधार संबंधी और स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या है प्रबंधन करे। चलिए हम देखते हैं। अब इसके बाद जो यह आया, यह कई बार पूछा गया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। चलिए 48वां जो है आर्टिकल 48 जो है वो कह रहा है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो दोस्तों देखो चुनावी माहौल है, हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट हो रही है, तो हम थोड़ा क्या है ऊंचाई पे हैं, 3-4 महले की ऊंचाई पे हैं, तो इसलिए जो है ये दिखाई देता है, तो इसके असुविधा के लिए हमें खेद है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद जो है 48 जो है वो जो है क्या कह रहा है, कृषि एवं पशुपालन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 48 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। राज्य जो है एक ऐसी व्यवस्था करे जिसमें कृषि और पशुपालन तो दोनों कृषि के अंतर्गत आते हैं, मिश्रित खेती के अंतर्गत आते हैं। तो इस पे जो है आपको थोड़ा पूछा भी जा सकता है कि मिश्रित खेती में क्या आता है, तो मिश्रित खेती में खेती और उसके साथ पशुपालन दोनों आते हैं। तो इसमें जो है 48 में कह रहा है कि कृषि एवं पशुपालन की जो है राज्य क्या करें, एक संगठन मतलब ऐसा जो है एक विभाग बनाए जो इसके लिए कार्य करे, अर्थात इसमें जो है क्या करें, प्रोत्साहन दे, धनराशि दे और उनकी जो है उनके लिए जो है ऐसे कानून नियम बनाएं या उनके लिए ऐसे नियम बनाएं जिससे जो है कृषि पशुपालन में और कृषि में जो है क्या है विकास हो, तरक्की उन्नति है, जैसे तरह तरह के बीज, फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ें व्यवस्था करे और अच्छी नस्ल के पशुओं की क्या है जो है उनका जो है उनके लिए जो है प्रोत्साहन करे और उनके लिए जो है कार्य करे। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 48 में आता है। अब जो है ये इससे भी महत्वपूर्ण है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 48 का। जब पशुपालन और कृषि का संगठन हो गया तो उसके बाद आवश्यकता लगी कि कृषि जो है कृषि के साथ पशुपालन के साथ हमें और भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी। तो वह क्या था, वह था पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों का रक्षण। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं राज्य जो है पर्यावरण का संरक्षण करे और उसका संवर्धन करे, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करे और उसके साथ साथ जो है वन्य जीवों की, ऐसे वन्य जीवों की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसके दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी जो है रक्षा का क्या हो, प्रबंधन हो। अब चलिए देखते हैं अनुच्छेद 49 कह रहा है राष्ट्रीय महत्व के स्तर पर जो स्मारक हैं, स्थान हैं और जो वस्तुएं हैं उनका संरक्षण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार क्या करे, उठाए, अर्थात राज्य उनके संरक्षण की जो है जिम्मेदारी का प्रावधान करे, देखभाल के लिए, उनके रख रखाव के लिए क्या करे, प्रावधान करे। अब चलिए देखते हैं, अब आता है अनुच्छेद 50 जो आता है वह क्या कह रहा है, वह कह रहा है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। वह कह रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। तो थोड़ा सा जान ले हम लोग दोस्तों, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका,
तो इसमें जो है कहा गया है, आर्टिकल जो है 50 में कहा गया है इनके पृथककरण की बात की गई है। कहाँ पे की गई है? आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 50 में इनके पृथककरण की बात की गई है। तो ये जो है विधायिका जो है ये क्या करती है? नियम बनाती है, और विधायिका के बनाए गए नियम को कार्यपालिका क्या करता है? फॉलो करता है। कार्यपालिका फॉलो करती है, और कार्यपालिका जब इस नियम को फॉलो करती है, और न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका अगर कार्य को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो यहाँ अपील किया जाता है, और न्यायपालिका जो है आदेश देती है कार्यपालिका को वह कार्य कराने के लिए। तो इसमें साफ साफ कहा गया है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब जो है इसमें साफ साफ कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या हो? पृथककरण हो। दोनों का अपना अलग अलग कार्य क्षेत्र हो, और दोनों क्या हो? अपने क्षेत्र में क्या हो? उनको जो है अपने क्षेत्र में निर्णय लेने का क्या हो? अधिकार हो। तो उसी की बात कर रहा है, उनके पृथककरण की बात कर रहा है अनुच्छेद 50 में। अब चलिए देखिए अनुच्छेद 51 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 51 कह रहा है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृत्ति। अब वो आर्टिकल 51 कह रहा है, 51 जो है वो बता रहा है कि नीति निर्देशक तत्व में बताता है कि राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की क्या करें? व्यवस्था करें। इससे क्या होगा? इससे राज्य जो है हमने अभी जैसे बताया था कि पंचशील सिद्धांत जो हुए थे, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं, ऐसे ऐसे व्यवस्थाओं के ऊपर क्या करे? राज्य जो है विचार करे अथवा इनकी व्यवस्था करे, जिससे समाज का क्या होगा? कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा और राष्ट्र का कल्याण होगा। तो ये चीजें जो है करने की जो है इसमें जो है प्रावधान किया गया है। अब इसी में हम आगे देखेंगे, इसी में कुछ ऐसे भी अनुच्छेद हैं जो इसमें है नहीं लेकिन इसकी बात करते हैं। जैसे अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा देना। अनुच्छेद 350 जो कहता है वो कहता है, अनुच्छेद 350 ये कहता है प्राथमिक स्तर पर भाषा में शिक्षा का प्रावधान। तो ये क्या हो गए? अनुच्छेद 350। देखो शिक्षा की बात यहाँ भी की गई है, और निःशुल्क शिक्षा विधिक सहायता की बात, और ये जो है ये भी कह रहे हैं अनुच्छेद 350 में कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का जो क्या है प्रावधान किया गया है। तो कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो नीति निर्देशक तत्व में नहीं है लेकिन ये मिलते जुलते हैं, तो थोड़ा इनके बारे में भी जान लें। और इसके अतिरिक्त आ है वो जो आता है 351, ये हिंदी को प्रोत्साहन करने की बात करता है। इसी के साथ लगा हुआ 350 के बाद 351, आर्टिकल 351 ये जो है हिंदी को जो क्या है, हिंदी भाषा को क्या करता है? भाषा को प्रोत्साहन की बात करता है। प्रोत्साहन की बात करता है। तो हम आप देखेंगे जो है हमारा ये जो है नीति निर्देशक तत्व जो है कंप्लीट होता है। हमने इसमें चर्चा किया। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें इसी टर्म्स को याद रखना है। यही पूछा जाता है वनडे एग्जाम में भी, और यही जो है आपको जो है अदर एग्जाम में जो है यही पूछा जाता है। और इसमें जो है आपको मैचिंग मिलाने के लिए ज़्यादा आता है। तो 48 को 46 को सब दिए रहेंगे, और वो जो है एक तरफ लिखा रहेगा, आपको उसको क्या होगा? मैचिंग करनी होगी। तो इस तरीके से लगभग 1 या 2 नंबर के जो है प्री एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हमने क्या कंप्लीट किया? हमने जो है नीति निर्देशक तत्व को कंप्लीट किया, और इसके बारे में जो कुछ समझा, जो कुछ जाना, थोड़ा बहुत जाना। अब इसी के साथ हम क्या करेंगे? आज जो है हम आप लोगों से विदा लेंगे। और चलिए आप लोग जो है लगे रहिए। लेकिन यार थोड़ा सा एक काम आप लोग करिए कि जो वीडियो थोड़ा क्या है, अगर उसमें कोई शिकवा शिकायत है तो उसे क्या करिए, आप थोड़ा कमेंट करिए, और अगर पसंद है तो उसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और इससे क्या है, हम लोगों को थोड़ा क्या है, हमें हौसला मिलता है, और हम अपनी वीडियो के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।